हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज चालू करने वाले हैं एक और इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और टेक्निकली बोलें तो पूरी केमिस्ट्री में अगर आप लाइन वाइज चलोगे तो ये आपका लास्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और ट्वेल्थ ग्रुप का भी लास्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर है। तो सीन ये है कि ये चैप्टर क्यों जरूरी है। एक्चुअली में इससे पहले हमने पढ़ा डीएनएफ ब्लॉक। तो भैया डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा है तो डीएनएफ ब्लॉक की एक आपने खास प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको या केमिकल प्रॉपर्टी बोल लो, कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में कोई और ऐसा ब्लॉक नहीं है, ना तो एस ब्लॉक और ना तो पी ब्लॉक, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता हो या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता हो, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, केमिस्ट्री में जब सॉल्ट्स बनते हैं तो सॉल्ट्स बड़ी दो टाइप के होते हैं। अगर पहला बात करें तो पहला सॉल्ट होता है, जस्ट अ मिनट, हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है अब चल गया हमारा पेन। तो देखो, पहला होता है हमारा बड़ी कौन सा, डबल सॉल्ट, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? बड़ी डबल सॉल्ट्स होते हैं जो कि आयंस में इजीली डिसोशिएट हो जाएं, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक। तो अगर कोई हमसे पूछेगा डबल बॉन्ड क्या होता है तो हम बोलते हैं इट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। सही है। अब आपसे कोई बोलेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो आप जिसका उल्टा कर दो, क्या भैया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो हैं जो कि आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। इट डजंट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। हमने कहा सर समझ में आ गया। एग्जाम्पल, हमने कहा पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या है? जब आप शेप बनवाने जाते हैं तो फिटकरी देखी है, मस्त वो आखिरी फिटकरी घिस रहा होता है, ठीक है, वो होती है पोटैश एलम। और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, K4FeCN6। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेसिकली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यही डिफरेंस है, डबल सॉल्ट आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं कंप्लीटली और कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अब वो कह रहा है कि अगर थोड़ा सा जूम करें और गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ समझने वाली हैं। ये हमारा कंपाउंड था जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, K4FeCN6। तो याद रखेंगे K4 जो हमारा है वो इस चैप्टर में काउंटर आयन माना जाता है। क्या माना जाता है? काउंटर आयन, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो जो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और जो हमारा बड़ी CN6 है, CN6 को हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन आके देता है Fe को, या Fe के शेल में रखता है, इसलिए ये कहलाएगा लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए कहलाएगा लुईस एसिड। बताओ समझ में आया? अब जब तुम इसको तोड़ने जाओगे तो ये टूटेगा K4 प्लस में और FeCN6 4 माइनस में, ठीक है। तो ये जो टूटा है, टूटने के बाद जो ये हमारा काउंटर आयन तो अलग हो गया, और जो बचा हुआ हमारा आयन है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है बड़ी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबको समझ में आया? हमने कहा सर बिल्कुल समझ में आया। अब हमने कहा यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिनको हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स बड़ी? पहला होता है हमारा सेंट्रल एटम, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आयन। क्या होता है सेंट्रल आयन? वो है बड़ी जो कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, और वो किस फॉर्म में एज ए आयनिक बिहेवियर शो कर रहा है, वही हमारा सेंट्रल आयन होता है। तो अगर हम बोलें तो क्या है? एटम्स टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन ग्रुप्स आर अटैच्ड इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट अराउंड इट, इट इज नोन एज सेंट्रल एटम। इट बिहेव्स एज लुईस एसिड, जस्ट पीछे देखा है। एग्जाम्पल COCl NH3 का होल 5 की पावर, पूरे कंपाउंड की पावर +2। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे सेंट्रल एटम है बड़ी हमारा CO। तो जो CO है वो यहाँ पे CO+3 फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। हमने कहा सर समझ में आ गया। हमने कहा डेंसिटी क्या होती है? आप बोलोगे सर डेंसिटी इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स थ्रू विच द लिगेंड बाइंड्स विद द सेंट्रल एटम। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी वो होता है जहाँ पे कितने डोनर एटम हमारे सेंट्रल एटम के साथ आके जुड़ेंगे। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? आप सोचो डेंटिसिटी वाला खेल आ रहा है तो वैसी फीलिंग आ रही है कि बेसिकली कितना आपने खाया है, कितना कंज्यूम किया है। तो वो यही बोल रहा है नंबर ऑफ डोनर एटम्स थ्रू विच लिगेंड्स बाइंड विद द सेंट्रल एटम। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब है कि एक लिगेंड आया,
लिगेंड को सेंट्रल एटम से जुड़ना था, तो लिगेंड के पास मान लो अगर एक ही लोन पेयर है तो वो एक लोन पेयर देके सेंट्रल एटम से जुड़ गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई 1। पर उसने कहा भाई साहब मेरे पास तो 2 हैं, मैं दोनों देके जुड़ना चाहूंगा, किसे, सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम से दोनों देके जोड़ना चाहेगा तो उस टाइम पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, डेंसिटी बहुत सिंपल है। ठीक है, लिगेंड वो आयंस एटम्स कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स वो सेंट्रल एटम के पास रखना चाहते हैं और आके उनसे अटैच हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे बड़ी क्या, लिगेंड। द आयंस और मॉलिक्यूल अटैच टू द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज नोन एज लिगेंड। बताओ सबको समझ में आया? पक्का सॉर्टेड मामला। चलें आगे, चलो ठीक है, जस्ट अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो टोटल कितने डोनर एटम्स, ध्यान समझ, कितने लिगेंड सेंट्रल एटम से जाके डायरेक्टली जुड़ने वाले हैं, वो ही नंबर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कहने का मतलब है जो लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स डायरेक्टली जाके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएंगे, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो वो आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, जैसे PtCl6 की पावर -2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आप सोचोगे सर 6 क्यों है? गौर से देखो, 6 इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखोगे तो जो Cl है ये हमारा क्या है, लिगेंड है, और टोटल यहाँ पे कितने Cl जुड़े हुए हैं हमारे सेंट्रल एटम Pt से, 6, तो डायरेक्टली अटैच्ड कितने हैं, 6, तो इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आया? और इससे क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 1995 में, 2001 में और 2015 में। बोलो सबको सही, क्लियर, कोई डाउट? चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब वो कह रहा है सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड अटैच्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो पीछे बड़ी हमने ये स्फीयर देख रहे हैं ना, देखो गौर से देखो, यहाँ पे आओ, जो तुम ये देख रहे हो, अभी देखा था हमने, यहाँ पे जो तुम ये ब्रैकेट देख रहे हो, इसके अंदर जो भी होगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, बिल्कुल सिंपल, फिर से देखो, वो कह रहा है मेटल आयंस एंड द आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाउंडेड इन द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होगा? जो उसके अंदर चीजें, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो चीजें भरी होंगी या जो चीजें होंगी एटम्स, वो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कहलाएंगी। जैसे हमने कहा भाई ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल है, ठीक है, हमने भैया इसके अंदर बताओ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज कितनी है? तुम बोलोगे यार इसके अंदर 100 लोग हैं इस समय, हम कहेंगे 100 लोग हैं तो 100 लोग क्या हो गए, उसके कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हो गए। हमने कहा ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, वो कह रहा है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इफ ऑल द लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन से, या कॉम्प्लेक्स आयन बोले, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, या कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर आपको जानना है, या सॉरी माय मिस्टेक, ऑक्सीडेशन नंबर को आपको जानना है, तो कह रहा है क्या करना है, एक कंपाउंड बना हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के सब निकाल दो, सबको बाहर कर दो। उस टाइम पे जो भी चार्ज वहां के सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ब्लॉक के मेटल पे आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो जैसे इस वाले केस में CuCN4 का पावर -3 वाले में Cu की पावर कितनी है, +1, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। बताओ सही है? अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, ये क्या होता है? इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये एक बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड बना लेते हैं। ये बेसिकली मेनली ऑक्ट्राहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल फॉर्म में पाया जाता है, तो ये हमारा भी आगे हम पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है देख लो, अगर आपको देखना है तो देखो, ये ऑक्ट्राहाइड्रल हो गया। क्यों ऑक्ट्राहाइड्रल हो गया? आपको पता है ऑक्ट्राहाइड्रल में कितने टोटल 6 लिगेंड जुड़ने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था 6 यूनिट्स अगर जुड़ेंगे, 6 एटम जुड़ेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा हमारा ऑक्ट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल वैसे स्क्वायर प्लेनर में, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में, स्क्वायर पिरामिडल में सेम है, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था सेम ये वैसा ही है। ठीक है, अब वो कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे बड़ी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एक है होमोलेप्टिक और दूसरा है हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है पढ़ो। ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। अगर पूरे कंपाउंड में देखोगे तो कार्बन के अराउंड, सॉरी कोबाल्ट के अराउंड सारे के सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के हैं, जैसे
ये भी NH3, ये भी NH3, ये भी NH3, ये भी NH3, ये भी NH3 और ये भी NH3। तो आप गौर करोगे कोबाल्ट के चारों तरफ का मतलब हर तरफ से कोई जो भी लिगेंड जुड़ रहा है वो सेम है। तो ये हमारे क्या होंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यहां पे चेक करो, इधर Cl जुड़ा, बगल में NH3 जुड़ गया, फिर NH3 जुड़ा, फिर Cl, NH3 CS। मतलब कहने का है कि पूरे चारों तरफ से सेम लिगेंड नहीं होंगे। तो अगर इसको हम बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक। अब सिंपल सी बात है, और सिंपल कर देते हैं, अगर कंपाउंड में दो लिगेंड्स आ रहे हैं दो टाइप के, तो वो हो जाएंगे आपको हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर सेम आ रहे हैं तो होमोहेप्टिक लेप्टिक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चले। अब वो कह रहा है, ये चीज़ दोबारा आ गई क्या, नहीं, अच्छा होमोन्यूक्लियर वाला आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। वो कह रहा है ओनली वन मेटल एटम इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, सही है। और ये कह रहा है मोर देन वन मेटल एटम इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। अब गौर करते हैं, अगर चेक करो यहाँ पे Cn, सारे के सारे Cn एक ही Fe से जुड़े हुए हैं, एक ही मेटल एटम है। और यहाँ पे चेक करो तो कोबाल्ट 2 हैं, तो 2 मेटल एटम हो गए। तो इसका मतलब ये जिसमें 2 है वो पॉलीन्यूक्लियर है, और जिसमें एक है वो होमोन्यूक्लियर है, सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब वो कह रहे हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो बंदे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने के लिए। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देते हैं और जाके उनसे अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ वो लिगेंड का काम करते हैं। तो कह रहा है द आयन और मॉलिक्यूल अटैच टू अ सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज नोन एज लिगेंड। अब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते ही देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्या लुईस एसिड और लुईस बेस में जो लोग अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हमेशा लुईस बेस कहलाते हैं। तो इट बिहेव्स एज लुईस बेस। बताओ, सबको समझ में आया? पक्का। चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, चेक करिए। वो कह रहा है सबसे पहले है मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स दैट बाइंड्स ओनली थ्रू वन डोनर एटम इन अ सेंट्रल एटम। कहने का मतलब है ये लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जिनके पास हो सकता मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए, पर ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं, और एक लोन पेयर डोनेट करके ही या एक तरफ से ही जुड़ते हैं किससे, हमारे सेंट्रल एटम से। तो ये कहलाएंगे मोनोडेंटेड। जैसे Cn माइनस H2O। H2O एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कैसे समझाने के लिए। आपके पास H2O के पास एक्चुअल में कितने लोन पेयर होते हैं? H2O के पास एक्चुअल में बड़ी 2 लोन पेयर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, पर H2O हमेशा मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करता है, एक ही लोन पेयर देता है अपना, किसको, सेंट्रल एटम को। अगर वो एक ही दे रहा है सेंट्रल एटम को, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। अब वो कह रहा है, अगले से तो क्वेश्चन आया हुआ है बाइडेंटेट लिगेंड्स AIPMT 1994 में। ये सिंपल सी बात है, 2 देंगे और जुड़ जाएंगे, तो ये 2 तरह से अटैक करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेट। कहने का मतलब है अगर आप इसको देखोगे इस वाले कंपाउंड को, तो यहाँ पे जो ये है हमारा, एक यहाँ से जुड़ सकता है और दूसरा यहाँ से जुड़ सकता है, 2 तरफ से जुड़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेट। और यहाँ से ये एक लोन पेयर इस पे है और एक लोन पेयर इस पे है, तो ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, और ये भाई साहब भी अपना लोन पेयर दे सकते हैं, किसको, सेंट्रल एटम को। तो मतलब आप 2 दे सकते हो, तो आप क्या हो गए, बाइडेंटेट। ऐसे 3 दोगे ट्राइडेंटेट, 4 दोगे क्वाड्रेंटेट, 5 दोगे तो पेनडेंटेट, 6 दोगे तो हेक्सडेंटेट, सेप्डेंटेट, ऑक्टेट, नॉन, चलता रहता है। पर हमने कहा इतने डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो फिर भाई कैसे चलेगा, तो हमने 2 से जो ज़्यादा वाले थे उनको हमने कह दिया पॉलीडेंटेट। इवन 2 वाले को भी हमने बोलना चालू किया, या 2 से ज़्यादा वालों को, 2 वाले को तो हमने बाइडेंटेट बोला, 2 से ज़्यादा वालों को हमने बोलना चालू किया बड़ी पॉलीडेंटेट। ये क्या है, लिगेंड्स दैट बाइंड्स थ्रू मोर देन 2 डोनर एटम्स टू सेंट्रल एटम। तो ये क्या है, ये 2 डोनर एटम्स के साथ सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं, 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स का डोनर एटम्स के साथ जुड़ते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पॉलीडेंटेट कहला जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है एम्बीडेंटेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन खूब आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, देखो, एम्बी का मतलब वैरायटी, डाइवर्सिटी, मल्टीप्लिसिटी वाला खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एम्बीडेंटेट क्या होता है, तो देखो वो बोल रहा है आपसे, लिगेंड्स विच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स बट बाइंड्स विद 1 एटम्स एट अ टाइम इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम विद, हाँ
विद सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, मैं राइट हैंड से भी लिख सकता हूं, मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूं, पर जब मैं लिखूंगा तो उस टाइम पे एक ही हाथ से ना, मैं दोनों हाथों से, वो 3 इडियट्स का वो था उसकी तरह थोड़ी लिख रहा हूँगा। मुझे कुछ लिखना है तो मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँगा, या तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँगा, मैं दोनों हाथ से एक टाइम पे तो नहीं लिखूंगा। तो कहने का मतलब है मेरे पास 2 ऑप्शन है, पर आई विल ऑलवेज यूज 1 ऑप्शन। अगर ऐसा है तो मेरे पास ऑप्शन 2 है, पर मैं यूज करूंगा केवल एक ही ऑप्शन हमेशा, तो मैं कहलाऊंगा एम्बीडेंटेड। कहने का मतलब है अगर आप थायोसाइनाइटो को देखो तो इसके पास 2 एटम्स हैं जो कि अपने लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं। कौन कौन? S भी कर सकता है और N भी कर सकता है, पर ये एक टाइम पे हमेशा एक ही बंदा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे आइसोसाइनाइटो में सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए सेंट्रल मेटल एटम को, सही है। पर जब आइसोथायोसाइनाइटो में आओगे तो उस टाइम जो नाइट्रोजन है वो अपने सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेसिकली दे दोनों सकते हैं, पर एक टाइम पे दोनों कभी नहीं देंगे, देगा एक ही बंदा। तो ये कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट अगेन चिलेट लिगेंड्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं? देखो, चिलेट लिगेंड्स वो होते हैं जब आप सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाते हो, ठीक है। जैसे ही आप सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और केमिस्ट्री में क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमेशा चिलेटिंग कहलाता है, चिलेट्स कहलाते हैं। अब अगर आप केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहे हो तो आप एक सिंपल चेन बनाओगे, स्ट्रेट चेन, तो कभी रिंग तो बनेगी नहीं, इसका मतलब आप चिलेट्स नहीं कहला सकते हो। तो चिलेट्स के लिए मिनिमम हमें 2 बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स चाहिए। अगर पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स नहीं है तो आप चिलेट तो नहीं बना पाओगे। तो वही चीज वो यहां पे कह रहा है, व्हेन bidentate or polydentate ligands use several donor atom at the same time to bind with central atom, they form cyclic ring with metal। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, इधर से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद देखो एक क्या बन गया आपका, एक पूरी रिंग बन गई जिसको हमने बोलते हैं चिलेट्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2013 में आया हुआ है, एग्जाम्पल है इसका EDT है, ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आप तीसरी IUPAC पढ़ रहे हो। पहली IUPAC कहाँ पढ़ी थी आपने? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, सही है, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स का वो पढ़ा था IUPAC। दूसरी पढ़ी हमने 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और तीसरी पढ़ रहे हैं 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। चलें आगे, चलो चलते हैं। तो चलो देखते हैं अब क्या है यहाँ पे है रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम फॉर्मूला। मतलब आपको फॉर्मूला दे रखा हो और आपको उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना हो, तब आप चीज़ें कैसे करोगे तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है सबसे पहले नेम ऑफ द कैटायन फॉलोड बाय द एनायन। सबसे पहले आप नेम लिखोगे कैटायन का, फिर नेम लिखोगे एनायन का। इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नेम द लिगेंड देन नेम द सेंट्रल एटम। वो कह रहा है सबसे पहले तो आप भाई नाम रखो किसका, लिगेंड का, फिर नाम रखो आप अपना सेंट्रल एटम का हमने का, ठीक। कह रहा है रूल 3 नेमिंग ऑफ लिगेंड कैसे करोगे। न्यूट्रल लिगेंड नेम्स रिमेन सेम। जो भाई हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल लोन पेयर रख के बैठे हैं, इनको हम उसी नाम से बोलते हैं जिनका न्यूट्रल नेम होता है। जैसे वाटर का न्यूट्रल नेम होता है एक्वा। अगर मल्टीपल है लिगेंड्स है, 2 वाटर है तो बाई एक्वा, ट्राई एक्वा। तो वो यही बोल रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स रिटर्न एज बाई ट्राई प्रीफिक्स में आ जाएगा, हमने कहा ठीक। वो कह रहा है इफ मोर देन 1 लिगेंड प्रेजेंट द नेम ऑफ द लिगेंड इज अल्फाबेटिकली। सेम वैसे ही जैसे याद करो जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे तो मिथाइल इथाइल आता था, तो अगर मिथाइल इथाइल है तो पहले हम किसको रखते थे, इथाइल को, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। सेम वही कल्चर यहाँ पे भी यूज होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज लिगेंड नेमिंग E इज रिप्लेस्ड बाई O। जो आखिरी में E होगा उसको हम हमेशा O से रिप्लेस कर देंगे। साइनाइड में E हटा के O रखते हैं तो साइनाइटो हो जाता है। तो ये साइनाइडो देखो दिख रहा है CN-। व्हेन सफिक्स ज़्यादा हो तो ड्राई ट्राई एटसेट्रा आर ऑलरेडी यूज इन द नंबरिंग ऑफ द लिगेंड, देन यूज ब्रिस ट्रिस एटसेट्रा। ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वो कह रहा है क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 1997 में, 1998 में, 2002 में और 2015 में हमने, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है।
वो कह रहा है रूल 4। रूल 4 क्या है? वो कह रहा है नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नेम कैसे रखा जाता है? अगर सेंट्रल एटम आपका पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का जो नाम है वो सेम रहता है और ऑक्सीडेशन नंबर उसकी आगे रोमन नंबर्स में ब्रैकेट में लिख दी जाती है। ठीक है। अगर वो उसका नेगेटिव है तो जो नाम है उसका, जैसे नेगेटिव है फ्लोरीन, तो वो हो जाएगा फ्लोरेट, तो वो हो जाएगा एड 8 एट द एंड ऑफ द सेंट्रल एटम, और अगेन ऑक्सीडेशन नंबर आप रोमन नंबर में फिर से ब्रैकेट में लिख दोगे। हमने कहा ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम से, अब हमने आपको आईयूपीएसी नेम देखा है पर आपको अब वहां से फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या करोगे? वो कह रहा है फर्स्ट कैटायन इज रिटन देन एन आयन, कॉमन सेंस पहले की तरह। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि आपने देखा है जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है उसमें किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट द सेंट्रल एटम इज रिटन फॉलोड बाय द लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो कह रहा है सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं फिर लिगेंड को लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हमने कहा ठीक। नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर डिटरमाइंड बाय नोइंग द चार्ज ऑफ ईच आयन एंड चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वहां प्रेजेंट हैं ये पता लगेगा जो उस पर चार्ज है ब्रैकेट में वहां से और कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज से। हमने कहा सर समझ में आ गई बात। हमने कहा ऐसा है तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट हाइलाइट क्या है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, सबको पता है कैसे निकालते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन ऑल लिगेंड्स, सॉर्टेड, इजी सा बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे। अब वो कह रहा है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो आइसोमेरिज्म आप बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हो जीओसी में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म में इतना कोई लोड आएगा। ठीक है, तो तब भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो वो कह रहा है कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स आर नोन एज आइसोमर्स, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। वो कह रहा है आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो होती है बेसिकली 3D में, स्ट्रक्चर होती है हमेशा 2D में। स्टीरियो दो पार्ट में डिवाइड है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रक्चर है वो लिंकेज, सॉल्वेट, कोऑर्डिनेशन और आइसोनेशन में डिवाइडेड है। लाइन बाय लाइन सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं हमने। ठीक है, आप बोल रहे हो पढ़ लो सर। स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज इन विच केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड आर सेम बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। वो कह रहा है यहाँ याद रखने वाली बात तो ये है बड़ी कि उनका केमिकल फॉर्मूला और उनके केमिकल बॉन्ड्स कंपाउंड के हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा बड़ी सेम रहेंगे। ठीक है, पर उनका डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा उनका स्पेशियल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट। समझ में आ गया? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल, वो कह रहा है ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑकर इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिफरेंस तो जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड्स। कैसे? वो कह रहा है केस 1 लें तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर Cn। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इज इक्वल्स टू 4। वो कह रहा है यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सिस और बड़ी दूसरा क्या होता है? ट्रांस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो सिस में तुमको सिस्टर वाली फीलिंग आ रही है, आ रही है ना? ठीक है, बगल में बैठी है क्या सिस्टर? ठीक है, वो कह रही होगी अरे आज भाई मेरा नाम कैसे ले रहा है, रोज तो मारता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो तुम्हारे अगर सिस है तो देखो घर में सिस है का मतलब क्या है कि तुम दोनों एक ही घर के लोग हो, एक ही घर के लोग हो तो हम मानते हैं तुम दोनों के पीछे प्यार होगा, प्यार होगा तो तुम दोनों हमेशा एक ही साइड में रहोगे। तो जब भी कंपाउंड में दो सेम बंदे एक ही साइड में आ जाएं तो वो सिस स्ट्रक्चर कहलाता है, और वो अगर दोनों अपोजिट साइड में चले जाएं तो वो ट्रांस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो क्या बोल रहा है? व्हेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर सेम हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो कहेगा वो सिस स्ट्रक्चर है। वो कह रहा है अगर यही दोनों लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर है विद द एंगल ऑफ 180 डिग्री तो वो ट्रांस है। तो जैसे यहाँ पे देखो Cl और Cl दोनों एक ही तरफ हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका सिस स्ट्रक्चर। यहाँ Cl और Cl दोनों डिफरेंट जगह है, ये कहेगा ट्रांस स्ट्रक्चर। वैसे ये भी यहाँ भी देखो NH3 भी एक ही साइड है तो सिस, यहाँ पे भी NH3 और NH3 अपोजिट साइड है तो ट्रांस स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलें आगे, चलिए आइए। अब वो कह रहा है एक चीज़ है, एक मेडिसिन है, इसको हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन। क्या बोलते हैं? सिस्प्लेटिन। सिस का मतलब दोनों एक साइड होंगे,
अब इसका क्या है, प्लेटिनम Pt Cl2NH3 का होल ट्वाइस, इसको हम यूज़ करते हैं बड़ी कैंसर थेरेपी में, और इसी से क्वेश्चन आया है 2004 में और 2014 में, इसीलिए हमने इसको आपके लिए एज ए इम्पॉर्टेंट NCERT हाईलाइट टैग कर रखा है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलें आगे। आइए, वो कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MABLXL टाइप शोज देयर 3 आइसोमर्स वेयर A, B और X एंड L आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, अब वो कह रहा है केस 2 क्या होता है। केस 2 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6। इससे क्वेश्चन खूब बार आए हैं, AIPMT 2010 में आया है और नीट 2018 में भी आया है, देख लिया जाए। आइए चलते हैं, तो अब देखते हैं क्या इन ऑक्ट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ये किस तरीके से काम करते हैं, हमारे आइसोमेरिज्म के फैक्टर्स सारे कैसे लगते हैं। तो सबसे वो पहले कह रहा है एक फैक्चुअल आइसोमेरिज्म होती है या आइसोमर्स होते हैं। फैक्चुअल आइसोमर्स को हम शॉर्ट में या फेशियल के, मेरा फैक्शियल निकलता है, वैसे होता है फेशियल। ठीक है, फेशियल आइसोमर्स को हम बोलते हैं फैक। तो कह रहे हैं फैक क्या होता है, व्हेन 3 डिफरेंट डिफरेंट तो दूसरे में होता है, व्हेन 3 सेम टाइप ऑफ, ठीक है, व्हेन 3 सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर इन एडजेसेंट पोजीशन इन अ कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फैक। जब आप कहोगे मेरिडोनियल आइसोमर्स में, इसको हम मर बोलते हैं मेरिडियोनल को, तो मर में अगर आप जाओगे तो मर में आप देखोगे जब 3 सेम टाइप के लिगेंड्स मेरिडियन ही तीनों तरफ से सराउंड करके रखते हैं, चारों तरफ सराउंड करके रखते हैं, तो वो उसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम उसको मर बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या है, फैक, और ये क्या है हमारा मर। सही है, चले आगे। आइए, अब वो कह रहा है जब आप जाओगे ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहाइड्रल में क्या होगा, हमारा जो ओरिएंटेशन है वो सिस और ट्रांस के बेसिस में होता है। किसके बेसिस में, सिस और ट्रांस के बेसिस में, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिस हो गया हमारा और ये ट्रांस हो गया। तो लिगेंड ए के कंपैरिजन में देखते हैं तो वहाँ से हमें नजर आ जाता है कौन सिस है और कौन बड़ी हमारा ट्रांस है। पक्का? अब कैसे आपने देखा, हमारा कॉम्प्लेक्स ए ले लो, देखो ये दोनों अगल बगल में है, अगल बगल में है, तो इनके बीच में जो ये है ये हमारा कहलाएगा सिस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बडी आप आओगे तो ये दोनों देखो अपोजिट साइड में है, तो ये आपके कहलाएंगे बडी क्या, आपके ट्रांस स्ट्रक्चर। क्या कहलाएंगे, ट्रांस स्ट्रक्चर। बोलो सही है, कोई दिक्कत? ट्रांस स्ट्रक्चर, बताओ। ठीक है, चले आगे। चलो, अब वो बोल रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल चीज़ है समझने में, लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि भाई मेरे अगर आप इस शीशे के सामने खड़े हो तो जो आपकी रेप्लिका शीशे में बन रही है वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ध्यान समझना, इसका मतलब है आपका राइट हैंड साइड वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे राइट हैंड साइड होगा, तो आपका ये मिरर इमेज होगा। इसका मतलब कई लोग समझ लेते हैं सर आपका खोपड़ी आपकी सिर हो जाएगी, सिर नीचे पैर चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता ना मिरर में कि आप खड़े हो सामने तो आपको पैर, सिर नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखता है। आपका फ्रंट रेप्लिका है वो, पर जस्ट अपोजिट रेप्लिका है। बात समझ रहे हो? तो वो यही चीज यहां पे भी आपको बोल रहा है, मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकती ऑन ईच अदर आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्मर्स या एनेंशियोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर बाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, जब आप उनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL लाइट आप जब पास कराते हो तो होता क्या है, वो उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो उसके 2 फॉर्म हो गए। 2 फॉर्म कौन से हो गए उसके? एक तो हो गया डेक्स्ट्रो फॉर्म, दूसरा हो गया लीवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल d से, और इसको लीवो को स्मॉल l से। क्या होते हैं दोनों? कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रो, और जो उसको एंटी क्लॉकवाइज में वो कर दे तो वो कहलाते हैं आपके लीवो। अब इसको याद कैसे रखोगे, बहुत से बच्चों को परेशानी होती है बड़ी याद रखने में। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मतलब आप उल्टा जा रहे हो, और अपनी लाइफ में बोलते हैं कि हर चीज उल्टी को हम लेफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, लेफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप उल्टे जा रहे हो, मतलब लेफ्ट जा रहे हो, लेफ्ट का मतलब लीवो। ठीक है, एल लेफ्ट, एल लीवो, एल। ठीक है, ये याद रखना। अब वो क्या कह रहा है, डेक्स्ट्रो और लीवो 2 कंपाउंड है। अब आप यहां पे देखो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, पर अगर आप एक को उठा के
एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो जाएंगे। सुपर इम्पोज करने का मतलब है जैसे ये मेरा हाथ है और मैंने इसको ऐसे रखा, तो आपको देखो अभी केवल एक ही हाथ दिख रहा है, मतलब मेरे फ्रंट हाथ ने इस हाथ को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। पर ऐसा नहीं है, पर इसमें यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं होता कभी भी। क्यों? आप रखोगे तो ये ऐसे जाके जुड़ेगा, तो कभी भी इसको पूरा नहीं ढक पाएगा, तो सुपर इम्पोज तो होगा नहीं। ठीक है, चलो आगे। वो कह रहा है कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, वो कह रहा है देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ आइसोमर्स, वी हैज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू कैलकुलेट देम। और इससे क्वेश्चन भर भर के आए, इतने साल आए कि बोलने में सदियां निकल जाएंगी। तो उसने कहा स्ट्रक्चर कैसे बनाने, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स COEN 2Cl2 में। तो कह रहा है टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉलिश, 2 सिस एंड 1 ट्रांस, एज सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तीनों कुछ नहीं, आपको बड़ी पूरा स्ट्रक्चर बना के देखना होगा, और जो कि स्ट्रक्चर बनाना बड़ी पूरा आपको आएगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपको तीनों का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके टोटल कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं या कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। बोलो, समझ में आया? चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ लेते हैं। हमने पूरा पढ़ लिया किसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स को। अब पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। वो कह रहा है क्या होता है बड़ी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो कह रहा है एक कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहलाते हैं। ये चार तरफ के नहीं होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला बड़ी वो क्या बोल रहा है, सबसे पहला आपका होता है लिंकेज आइसोमर। वो कह रहा है इट अराइजेस इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बीडेंटेड आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा गुस्सा आ रही है मेरे को, फिर अगर आपको अब भी सोच रहे हो एम्बीडेंटेड क्या होता है, लिगेंड्स। ठीक है, हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं पर वो हमेशा देते एक ही हैं। 2 हाथ से लिख सकते हो पर लिखते तो एक ही हाथ से हो। तो these isomers have same molecular formula but different in donor atom which is bonded to central metal atom। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, सॉल्वेट आइसोमर्स। इनको ये हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं और बेसिकली हमेशा जब सॉल्वेंट में जाते हैं तब बनते हैं। तो सॉल्वेट आइसोमर्स है डिफरेंट इन वेदर एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब इसके लिए आपको सॉल्वेंट होना जरूरी है, मन मीन्स वाटर होना जरूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। वो कह रहा है द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायनिक एंड आयनिक एंटाइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉजेज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आया है IPMT 2011 में। आयनाइजेशन आइसोमर्स बिल्कुल सिंपल है, नाम से बचक जाएगा। व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑल्सो अ पोटेंशियल लिगेंड, जो काउंटर आयन है वही लिगेंड का भी काम कर सकता है। एंड इट कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड एज अ डिफरेंट आयन और प्रोड्यूस्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा कहलाएगा आयनाइजेशन आइसोमर। बताओ समझ में आया? चलें आगे, पक्का। चलो अब देख लेते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली हैं क्या, 3 थ्योरीज हैं टोटल। अगर आप देखोगे 3 थ्योरीज पे बात करनी है। सबसे पहली थ्योरी है वार्नर्स थ्योरी, दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT बोलते हैं। ये पढ़ी है, सुनी लग रही है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इन तीनों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसने कुछ इसमें पोस्टुलेट्स बताई हमको, जिनके बेसिस पे हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो देखो, इन्होंने बोला जो सेंट्रल मेटल आयन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी 2 शो करता है। अब ये ना एक खास बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की खास बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, ये वो वैलेंसीज होती हैं दोज आर आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन ओनली। ठीक है, और सेकेंडरी क्या होती हैं, आर नॉन आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉजिटिव, तीनों किसी से भी सेटिस्फाइड हो सकती हैं। ठीक है, द आयन्स ग्रुप बॉन्डेड टू मेटल वाया सेकेंडरी लिंकेज हैव डिस्टिंक्ट स्पेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन दैट करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इजी बात है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंस आई कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट आई क्योंकि वार्नर ने कुछ मस्त चीज़ें ऑब्जर्व की, जिनसे उसके ये थ्योरी को बनाने में या फुलफिल करने में हेल्प मिली। क्या था वो, देखो सबसे पहली चीज थी कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया इन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl एंड दिस ऑब्जर्वेशन हैज द बेस ऑफ वार्नर थ्योरी। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट समझो।
उसने कहा जब उसने 1 मोल COCl3.6NH3 डाला तो उसने क्या देखा कि वहां पे 3 मोल AgCl प्रोड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से इसका कलर क्या था, येलो था। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई जब उसने 1 मोल ClCl3.5NH3 डाला जिसका कलर क्या होता था, पर्पल, ये आपके 2 मोल AgCl दे रहा था। उसने कहा जब 1 मोल COCl3.4NH3 उसने डाला जिसका कलर ग्रीन होता था, वो 1 मोल AgCl दे रहा था। सेम अगर उसने 1 मोल ClC डाला और वो 4.4NH3 लगाया, उसका कलर वॉयलेट था और उसने भी 1 मोल AgCl दिया। तो उसने देखा यार एक कंपाउंड में केवल बाद में हाइड्रेटेड लिगेंड्स या कुछ भी चीज चेंज करने पे डिफरेंट मोल्स का ऑब्जर्वेशन पाया गया, जिसकी वजह से उसको ये आइडिया आया कि यहाँ पे तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं और कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिससे उसने वार्नर थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया। अब उसने कहा कि ठीक है वार्नर थ्योरी समझ में आ गई, पर उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो वार्नर थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस थी कि उसने केवल सर्टेन एलिमेंट्स का ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझाया। वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा था वाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और तीसरा था वाई कॉम्प्लेक्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ये 3 सवाल का वो जवाब नहीं दे पाया कि हमें पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सोचा क्यों ऐसा, क्यों होती हैं, इसका जवाब दो। ये तो पता चल गया होती हैं, क्यों होती हैं, इसका जवाब वो नहीं दे पाया। तो उस चक्कर में उसको रिप्लेस किया आके किसके, वीबीटी ने। वीबीटी ने क्या बोला आपको, वीबीटी विभूति जी नहीं बोल रहे हैं, वीबीटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑकर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हेन द लिगेंड्स ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द सेंट्रल मेटल आयन। सेम ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो केमिकल बॉन्डिंग में था वो भी यहाँ पे लगा, ठीक। उसने कहा मेटल आयंस यूजेस इट्स N-1D NS-NP NS या फिर उसके NS-NP शुरू से देख लो तो यार, ये तो एक बार ये ऐसे लो, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे कि जो मेटल आयन है वो 2 चीज़ें यूज़ करता है, या तो N-1D और NS को यूज़ करेगा NP को साथ में लेके, या फिर NS NP और ND तीनों को साथ में लेके यूज़ करेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स में होगी, या तो N-1D लगेगा, NP और NS लगेगा, या फिर NS NP ND सब लगेंगे, ठीक है, हमने समझ में आ गया। वो कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसी से हमें एक्चुअल शेप मिलता है कि कैसा हमारा कंपाउंड बनने वाला है। हमने कहा ठीक। अब उसने कहा देखो भैया अगर टेट्राहाइड्रल बना तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 4, और हमें पता है 4 होता है तो sp3 हो सकता है, और इसमें एक तो NS जाएगा और NP के तीनों जाएंगे, एग्जाम्पल NiCO का 4, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर 4 होगा, यहाँ पे उसने एक D ले लिया, एक S ले लिया और 2 P ले लिए, ठीक है, तो 4 हो गया। उसने कहा N-1D लिया है, NS लिया है और NP के 2 लिए हैं, कंपाउंड क्या हो गया NiCN4 ऊपर -2 चार्ज, ठीक है। अब हो गया ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में कितने हैं, 6 का मतलब sp3d2 और d2sp3, सही है। अब वो कह रहा है NS NP 3 ले लो या फिर D के ND के 2 ले लो, हमारा ये वाला काम पूरा हो जाएगा। अब वो कह रहा है नीचे वाले में जाओगे तो N-1D लेना पड़ेगा, NS लेना पड़ेगा और NP के 3 लेने पड़ेंगे, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ऊपर वाले से हमारा बन जाएगा COF6 की पावर -3 और नीचे वाले से बन जाएगा CONS3 की पावर NS3 की पावर -3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब वो बोल रहा है सम इंपॉर्टेंट टर्म से बात करें तो 2 तरह की स्पिन होती है, एक होती है हाई स्पिन, एक होती है लो स्पिन। हाई स्पिन वाले दिखाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आपके दिखाते हैं हाई स्पिन, या इसको हम बोलते हैं फ्री स्पिन। दोनों क्या होती हैं देखो, हाई स्पिन में अगर चेक करोगे तो कॉम्प्लेक्सेस in which inner d orbital N-1D of metal are used for bonding are known as inner d complexes। N-1D अगर वो बॉन्डिंग के लिए जा रही है तो वो कहलाएगा क्या, इनर कॉम्प्लेक्सेस, जैसे K4FeCN6। और वो कह रहा है कॉम्प्लेक्सेस इन विच आउटर d ऑर्बिटल ND ऑफ मेटल आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग आर नोन एज आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्सेस, जो कि NiCl4 की पावर -2 और जो कि नीट 2017-19 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब चलें आगे, तो वो कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। भाई डी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर द मस्ट।
पूरा डी एंड एफ और पूरा ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी है बच्चा तो वो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये नहीं तो खेल नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबको पता है दो तरह की होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब अगर तुम्हें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक समझ के अभी तुम ये समझे कि ये चीज़ नहीं सर पहली बार सुन रहे हैं, तो हमें मन कर रहा है कि कुछ उठाएं और तुम्हें मारना चालू कर दें। क्यों? इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, बोलो हाँ या ना, पढ़ चुके हो? हाँ। सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो? हाँ। पूरा फिजिक्स में पढ़ चुके हो? हाँ। और अब जाके दोबारा पढ़ रहे हो। और अगर तुम्हें अभी भी पैरा और डाया, फेरो, फेरी, इनके बीच में डिफरेंस नहीं मालूम तो फ्लावर समझे हो क्या? फायर हूं मैं, फायर। ठीक है, आ जाओ, चलो कोई नहीं। देखो समझ, अगर नहीं समझ में समझा तो एक बार फिर समझ लो। देखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो हैं जहां पे किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। और जो हमारा डाया है वो है जहां पे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमने कहा ठीक, तो हमने बोला व्हेन वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, जैसे COF6 की पावर -3 में क्वेश्चन आया है AIPMT 2002, 11, 13। और सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। फिर नो व्हेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब सारे बॉन्डेड है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो NiCN4 का होल ट्वाइस क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? AIPMT 2011, 12, 13, नीट 2018 से। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, सही है। चलो चलें आगे, चलो तो बात करते हैं। देखो नीचे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है बढ़िया सा चमकता हुआ बॉक्स में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या है? म्यू हमारा क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। कई चैप्टर में आपको डाइपोल मूवमेंट भी दिखता होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आप फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन, एन की n+2, अंडर रूट एन मल्टीप्लाई करो उसको n+2 से। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपको याद रखना है। और हमेशा रखना डाइपोल मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप लिखे देखोगे इस तरीके से, आगे BM लिखा होगा, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है लिमिटेशंस की, VBT की भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? तो सबसे पहले वो बड़ी आपको बोल रहा है इट कुडंट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, मतलब उसने समझाने की कोशिश की पर कंप्लीटली नहीं बता पाई। इट डजेंट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब उसने ये नहीं बताया कि कोई कंपाउंड कैसे थर्मोडायनेमिकली हीट के प्रेजेंस में स्टेबल होगा कि नहीं होगा। प्लस उसने रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, प्लस काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इट कुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, ये हमें भाई साहब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बता पाया। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। भाई पूरा D&F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल ही कलर पे रहा है, और अब अगर आप हमको कलर के बारे में नहीं बता पाओगे तो फिर फायदा क्या है आपकी होने का? तो ये भी चीज नहीं बता पाए, तो भाई साहब एक 4 मेजर प्रॉपर्टीज नहीं बता पाए। तो VBT अपनी केमिकल बॉन्डिंग में तो स्टार थी, इट्स लाइक विराट कोहली इंडिया की पिचेस में खेल रहे हैं और मस्त चौके छक्के पड़ रहे हैं, पर जैसे ही विदेश की पिचों में गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहां इनकी लिमिटेशंस बढ़ गई काफी। फिर आया इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या आया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CFT। क्या बोलते हैं? CFT। अब वो बोल रहा है इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू द आयनिक इन नेचर। वो कह रहा है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, यहाँ पे ये देखता है कि मेटल का जो बॉन्ड है वो क्या आयनिक कैरेक्टर शो करता है नेचर में। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं उनको हम एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट डाइपोल, और उसको हम पॉइंट डाइपोल मानते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो कह रहा है d ऑर्बिटल्स में सबको पता है 5 और d 5 होती हैं, ठीक है। d ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, कौन कौन सी? देखो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे होती हैं 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है।
5 ऑर्बिटल्स में अगर आप देखो तो हमें पता है कौन कौन सी होती हैं वो 5 ऑर्बिटल्स। एक डी एक्स स्क्वायर, डेक्स वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होती हैं। तो हमने कहा इनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 सेट्स में, ई जी और टी टू जी, ई जी और टी टू जी। अब आप कैसे याद रखोगे टी टू जी क्या है और ई जी क्या है? देखो टी टू जी में 3 शब्द हैं, टी टू जी, तो बेसिकली इसमें 3 ऑर्बिटल्स आती हैं। कौन सी वाली? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इनको हम बोलते हैं ये है नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। एक होती है ई जी, ई जी में कितने शब्द आ रहे हैं? 2, ई और जी, शब्द मतलब लेटर। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? डी एक्स स्क्वायर, डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये होती हैं आपकी क्या बड़ी? ये होती हैं आपकी एक्सियल। ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी होती हैं एक्सियल। समझ में आ गया? क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत? चलें आगे, चलो ठीक है। अब वो बोल रहा है आपको, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे ये हमारा छुपे ना। इसको हम कर देते हैं ऐसे और इसको कर देते हैं ऊपर, ये ठीक है। अब देखो, अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है दिस डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिमूव्ड बाय ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन मेटल एंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड। ठीक है, वो कह रहा है जो ये डीजेनरेसी है ना, ये खत्म हो जाती है। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? डीजेनरेसी का मतलब होता है कि सारी ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे हों। अगर वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगी तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगी। वो कह रहा है ये खत्म हो जाता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन की रिपल्शंस की वजह से, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी पाने के लिए वो स्प्लिट कर जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट लेवल ड्यू टू लिगेंड इज अ डेफिनेट ज्योमेट्री कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो कह रहा है इसी वजह से ये क्या कर जाते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट में। और इन्हीं 2 पार्ट की स्प्लिटिंग की वजह से जो स्प्लिटिंग फील्ड बनती है उसी हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो देखो अब ईजी है और देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन सा? एक ईजी में गया, एक T2G में गया। ठीक है, इनके बीच में क्या आ गया? बड़ी एनर्जी डिफरेंस आ गया। और जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब वो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हीट डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड एंड द चार्ज ऑन द मेटल आयन। वो कह रहा है ये किस पे डिपेंड करता है आपका? ये डिपेंड करता है हीट के ऊपर और चार्ज जो है मेटल आयन के ऊपर। ठीक है, हमने समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन का एंटिटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर हमें देखना है, बहुत ईजी है। वो कह रहा है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्सियल ऑर्बिटल्स जो कि हमारी एक्सिस पे होती है, कौन सी? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आर रेज्ड हाई in energy as they experience more revulsion, while non-axial dxy, dyz and dz are lowered in energy। मतलब वो कह रहा है जो हमारी Eg है वो एनर्जी ज़्यादा फील करती है, रिपल्शन ज़्यादा फील करती है क्योंकि वो एक्सियल है। तो आपका लिगेंड बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में किधर से आ रहा है? एक्सिस के थ्रू आ रहा है। ठीक है, जो लोग उस एक्सिस पे मिलेंगे वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। एक्सिस पे कौन है आपका? एक्सिस पे आपका डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों हैं। तो ये ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, चले जाएंगे ऊपर। और वो जो हमारे बाकी नॉन एक्सियली वाले हैं वो रिपल्शन फील करेंगे वो भी, पर वो एक्सिस पे नहीं है, नॉन एक्सिस पे है, तो रिपल्शन कम फील करेंगे, तो चले जाएंगे एनर्जी में थोड़ा सा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ई जी एंड नॉन एक्सियल T2G ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाई एक सिंपल सा एनर्जी वाला स्क्वायर और नीचे ऑक्टाहेड्रल के लिए O बना दोगे आप, ऑक्टाहेड्रल के लिए O बना दोगे। इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2019 में। हमने कहा ठीक सर, अब देखो, अब दिखा देते हैं कैसे। अब दिख रहा है? अब देखो, ये वो वाला स्टेट है बडी जहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट पे बैठे हैं, अभी कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब लिगेंड ने आना चालू किया दूर से, तो जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड, जब मान लो ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स है 5, ठीक है, लिगेंड आ रहा है दूर से, तो धीमे धीमे इन्होंने इनमें क्या हुआ? वाइब्रेशंस फील होने चालू हुए। मतलब इनमें क्या हुआ? एनर्जी अनस्टेबिलिटी आना चालू हुई, क्योंकि इधर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये सारे घबरा गए, पर इनको ये नहीं पता चल रहा था ये किस पे अटैक करने वाला है, ये इनको पता नहीं चल रहा था ये किस पे अटैक करने वाला है। तो ये क्या हुए? घबरा गए थोड़ा सा, तो अपने ग्राउंड स्टेट से थोड़ा ऊपर चले गए। ये कहाँ पे? अपने एक एवरेज स्टेट में, जहाँ पे इन 5 को लग रहा था कि इन 5 पे अटैक होने वाला है। पर जैसे ये बिल्कुल सामने आया तो इनको पता लग गया, इन 5 में से सबको पता लग गया कि ये एक्सियली आ रहा है।
ये एक्सियली आ रहा है, तो दो जो एक्सियल पे थे वो ज्यादा घबरा गए और ये बहुत ऊपर चले गए। जो तीन थे उन्हें पता लग गया अरे यार ये हम पे तो अटैक करने वाला है नहीं, चलो ये तो एक्सियल पे अटैक करने वाला है इधर, तो ये तीनों चले गए नीचे। तो वैसे ही ये दो ऊपर चले गए, ठीक है, और ये तीन चले गए नीचे। तो जो दो वालों क्या बोलते हैं, दो लेटर्स ईजी, तो ये हमारे ईजी वाले चले गए ऊपर और जो हमारे T2G थे, ठीक है, वो चले गए नीचे। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब हुआ क्या, इनका एवरेज स्टेट था ये वाला, जहां पे इनको नहीं पता था कि कहां पे आके ये टकराएगा, तो ये इसका एवरेज स्टेट था। अब जो इससे ये ऊपर गए और नीचे गए थे, तो टोटल इनके बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस है बड़ी, जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच का ये वाला, ये कहलाता है हमारा क्या, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑक्ट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। पर अब जो ये सेंटर है जो बीच वाला, इसको हम बोलते हैं बड़ी बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से ये कितना ऊपर गया, जस्ट उल्टा होता है। टोटल 5 हैं हमारे ऑर्बिटल्स। अगर ऊपर 2 गए हैं तो ऊपर हो जाएगा 3/5 और नीचे 3 गए तो हो जाएगा 2/5 उल्टा। तो 2/5 निगेटिव का और 3/5 पॉजिटिव का, ठीक है, ये समझ में आ गया क्रिस्टल फील्ड। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल में। टेट्राहाइड्रल में भी देख सकते हैं, वो भी अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सबसे पहला क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दीज लिगेंड्स क्रिएट ए लार्ज स्प्लिटिंग एज दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। वो कह रहा है ये लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं। और वीक फील्ड क्या है, स्मॉल स्प्लिटिंग करेंगे क्योंकि स्मॉल वीक लिगेंड्स होते हैं। इसमें कुछ कॉमन सेंस था ही नहीं। अब वो कह रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, देखो वो बोल रहा है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पीछे हम फील्ड स्ट्रेंथ देखते हुए आए हैं, तो कह रहा है अगर हम उनको एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो वो जो चेन बनेगी सीरीज, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर बेस्ड ऑन द वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स। वो कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने निकाला है और डिफरेंट वेव लेंथ पे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर लाइट गिराई है, उनका ऑब्जर्वेशंस देखा है, जिसकी वजह से आपको एक पूरी सीरीज मिल जाती है ये वाली। इसको ऐसा आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस एक नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं 2017 और 20 में, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कह रहा है यहाँ पे इन केस ऑफ D1, D2 एंड D3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स, कॉमन सेंस। इन D4, D5, D6, D7 आयंस द 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन T2G, और जाहिर से T2G में ही 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। The orbitals are with parallel spins but remaining electrons can either enter to T2G। अब जाए भाई जो बचे हुए कहाँ जाएंगे, EG में तो जाएंगे, क्योंकि देखो इनिशियल वाले तो चले गए आपके EG में, जो बचे हुए आ गए वो आ गए T2G में। तो बोल रहा है एंड पेयर्स विद द असिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्यूपाई EG लेवल अवॉइडिंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब वो कह रहा है पेयरिंग एनर्जी P इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल। वो कह रहा है देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब भाई उसको पेयर कराना है तो वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और पहला इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज नेगेटिव, तो रिपल्शन करेंगे, तो हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एक एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो वो कह रहा है वो क्या होगा, सिंगल ऑर्बिटल में हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉन्फिगरेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पेयरिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टोर। तो कह रहा है जो कॉन्फिगरेशन है बेसिकली वो 2 मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा, एक तो आपका पेयरिंग एनर्जी पे और दूसरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, ठीक है। चलें आगे, चलो तो देखो अगर बात करें तो सिंपल सी बात करते हैं कि अभी हम पीछे देख कर क्या आए हैं, आपका यहाँ पे हम देख कर आए हैं पेयरिंग एनर्जी के बारे में। अगर पेयरिंग एनर्जी की बात करें हम यहाँ पे, तो देखो पेयरिंग एनर्जी अगर हम सिंपल अपनी किससे कंपेयर करें, जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे कंपेयर करें। अगर पेयरिंग एनर्जी जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी से तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सबसे पहली चीज़ है जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा EG ऑर्बिटल में एंटर करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4 इज T3, 2G और EG1, ठीक है। जनरली शोन बाय वीक फील्ड लिगेंड्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा बनता है। हमने कहा ठीक, हमने कहा अगर उल्टा केस हुआ, उल्टा केस होने का मतलब क्या होता है, हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, हमारी पेयरिंग एनर्जी से, तो उस केस में क्या होगा बडी, उस केस में 4th इलेक्ट्रॉन हमारा T2G ऑर्बिटल में घुसेगा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन होगा D4 का T2G4 और EG में एक भी नहीं जाएगा। जनरली शोन बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड और AIPMT 2004 में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद चलें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। वो कह रहा है इन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ligands approach the central metal from in between the coordination axis and hence non-axial orbitals T2G experience more repulsion and raise high in energy as compared to axial। वो कह रहा है यहाँ पे क्या है टेट्राहाइड्रल में कि जो हमारे लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जब अप्रोच करते हैं तो नॉन एक्सियल लोकेशन से अप्रोच करते हैं। नॉन एक्सियल से अप्रोच करोगे तो पिछली बार एक्सियल वाले ऊपर चले गए थे, इस बार नॉन एक्सियल वाले ऊपर चले जाएंगे और नॉन एक्सियल वाले नीचे आ जाएंगे। तो वो यही कह रहा है जी सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज्ड विद एनर्जी लेवल्स बिकॉज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री लैक सिमेट्री। बेसिकली जी सबस्क्रिप्ट को यूज नहीं करते हैं, उनमें सिमेट्री बहुत कम होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन कंपेयर टू द इवन फॉर द सेम मेटल एंड सेम लिगेंड। वैल्यू क्या हो जाती है? वैल्यू जाती है 4/9 स्प्लिटिंग फील्ड की एनर्जी। अब देखो पिछली बार ऊपर जो गए थे वो हमारे कौन थे? dx², y² और dz²। इस बार ऊपर कौन चले गए? dxy, dyz, dzx। ठीक है, ये ऊपर इसलिए चले गए क्योंकि इस बार नॉन एक्चुअली लोकेशन से एंट्री हो रही थी लिगेंड से, तो वहां पे रिपल्शन बढ़ा। और ये दोनों चीजें तो सेम है जो पहले थी और ये चीजें भी ऑलमोस्ट सेम है जो पहले थी, बस इस बार 3 ऊपर है तो 2/5 प्लस में हो जाएगा और 3/5 नीचे हो जाएगा। अब वो कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC। देखो ये क्या होता है CFSC का सीधा फॉर्मूला पढ़ो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है CFSC जो आपका n है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.6 से, प्लस जो m है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होती है? 1.0 और साथ में हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो। वो बोल रहा है एन एम यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है EG और T2G में। और जो हमारा ये क्वेश्चन है ये 2010, 12, 13, 14 4 साल लगातार ऑलमोस्ट आया है AIPMT में। ठीक है, और अभी नीट 2019 में भी यहीं से क्वेश्चन आया था। कहाँ से? अगर वो पूछ ले कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें CFSC निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस जो चार्जेस हैं उनको चेंज कर दोगे। तो 0.6 के आगे नेगेटिव आ जाएगा और 0.4 के आगे पॉजिटिव चला जाएगा, बाकी n इधर भी रहेगा, m इधर भी रहेगा, बाकी सब सेम है। यही क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है, अब वो कह रहा है ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट वो कह रहा है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द ट्रांस इफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इफेक्ट ऑफ अ लिगेंड ऑन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर लिगेंड पोजीशन इन ट्रांस टू इट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ वेरियस लिगेंड इज एस ये। ठीक है, तो इसको बेसिकली पूरा याद नहीं करना है, बस सिंपल याद रखना है। ट्रांस इफेक्ट क्या है कि एक लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन पे दूसरे लिगेंड से क्या फर्क पड़ता है, इसी कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। और मेनली ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए इसको ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। नीट 2016 में से क्वेश्चन आया है। अब आता है आपका जॉन टेलर इफेक्ट। क्या है आपका जॉन टेलर इफेक्ट? देखो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री। जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है d ऑर्बिटल में तो एक अनसिमेट्रिक जनरेट हो जाती है क्योंकि ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाता है। वो कह रहा है इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर इफेक्ट इज शोन बाय D1, D2, D4, D5। D5 लो स्पिन है आपकी और D6 आपकी हाई स्पिन है, फिर D7 एंड D9। वो कह रहा है जो जॉन टेलर इफेक्ट है, जॉन टेलर इफेक्ट जो है वो क्या है? बेसिकली जो डिस्टॉर्शन होता है ज्योमेट्री में उसको एक्सप्लेन करता है। और इन ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में अगर सिंपल बात करें तो जॉन टेलर है वो इफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है? D1, D2, D4, D5। D5 आपकी लो स्पिन होती है, D6 जो कि हाई स्पिन होती है, D7 और D8। ठीक है, अब कैसे? बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ओरिजिनल जैसे ये है। अगर इसमें रिपल्शन हुआ तो एलोंगेटेड बन जाएगा और दूसरा वो हुआ तो कंप्रेस्ड बन जाएगा। और इसी से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले 2016 में। ठीक है, अब वो कह रहा है लिमिटेशन क्या है CFT की? भाई सबकी लिमिटेशन है, CFT की भी है, पर CFT की लिमिटेशन उतनी ज़्यादा नहीं है इतनी बाकियों की थी। The covalent nature of bonding between the ligand and the central metal atom is not taken into account। वो कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, वो हम काउंट ही नहीं करते हैं किसमें? CFT में। ठीक है, एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट
the more splitting of these assumed as a point charges, they are actually located in the low end of the spectrochemical series. हमने सोचा था ये क्या है, सारे के पॉइंट चार्जेस हैं, पर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाला उसमें सबसे नीचे आते हैं, जिसकी वजह से एनायनिक लिगेंड्स मोर स्प्लिटिंग करने चाहिए जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कलर नहीं तो कुछ नहीं, तो कलर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ CFT कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ठीक है। हमने कहा ठीक, हमने कहा डी ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज द ट्रांजिशन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर डी ऑर्बिटल टू अ हायर एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। वो क्या कह रहा है, ऐसा कहने मतलब डी अगर आपको ट्रांजिशन समझना है, जिससे क्वेश्चन खूब आया है 9, 10, 12, वहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लोअर डी ऑर्बिटल से जंप करके चला जाता है हायर डी ऑर्बिटल पे। अब जंप करके गया है तो एनर्जी तो ली होगी, भाई ने एनर्जी ली है और अपर उसमें चला गया है। तो जब वो वापस लौट रहा होगा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जब वो वापस वहां से लौट रहा होगा तो नीचे लौटते समय वो फोटोन एमिट करेगा। वो फोटोन एक विजिबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे गिरेंगे, और अगर वो एक विजिबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे गिरे जो कि हमारे विजिबल रीजन में आती है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, तो वो कलर शो करेंगे, और यही डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। वो कह रहा था कलर ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड लाइट। जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसी कॉम्प्लीमेंट्री है। कलर इज जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द लेफ्ट ओवर। एक ही बात है, सेम सेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने कहा ठीक। अब वो कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। कभी भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई नहीं होगी अगर आपका वहां पे लिगेंड मौजूद नहीं होगा। Hence the substance is in absence of ligand is colorless। इसका मतलब जो उस टाइम पे वहाँ सब्सटेंस है वो किसके, लिगेंड के एब्सेंस में, क्या अगर लिगेंड एब्सेंस है तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम TiH2 6Cl3 एंड कंपाउंड बिकम्स कलरलेस। वो कह रहे जैसे हीट करोगे ना तो वाटर वहाँ से निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। वो कह रहा है एप्लीकेशंस क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली है EDTA इज यूज्ड एज टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस निकालने में काम आती है। हाइड्रोजन चैप्टर में हमने हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत डेप्थ में पढ़ी है बड़ी। Different complexes are produced in many qualitative and quantitative analysis, which is a basis for detection of estimation of elements। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कलर टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है यहाँ पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि एज ए कैटलिस्ट और बहुत डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्वेश्चन IPMT 2002 में आया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है जो मैग्नीशियम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्लोरोफिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रीन कर देते हैं लीव्स को, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारे खुद की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो खुद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ऑफ आयरन। हमने कहा ठीक। इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कॉम्प्लेक्स ऑफ AG इज यूज्ड। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पुराने जमाने में चलती थी उसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ AG यूज किया जाता था उस फोटोग्राफी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया, पुराने जमाने में ही 1998 में। आज के बाद तो 1988 में, आज के टाइम पर कौन बोलेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसे खिलौने चल रहे हैं जो रात में जगते हैं, फ्लोरोसेंस वाले। तो वो वही कह रहा है फ्लोरोसेंस इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट्स एंड स्लोली रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मतलब वो पहले तो एकदम एब्जॉर्ब लाइट कर लेता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर वो लाइट धीमे धीमे रिलीज करता है, जिससे वो काफ़ी देर तक चमकता रहता है। टॉयज, स्टिकर, पेंट, रिस्ट वॉच दैट ग्लोज इन डार्क इज ड्यू टू द फ्लोरोसेंस फिनोमेना। वो कह रहा है इसी फ्लोरोसेंस फिनोमेना की वजह से ही ये ग्लो करते हैं। और ये हमने ऑफिशियली ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस चैप्टर में सारे वो मेजर चीज़ें पढ़ ली हैं जो कि पेपर में आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये चैप्टर ढंग से समझ में आ गया है। पक्का तैयारी करते रहो और इसके बाद अच्छे से लग जाओ अगले चैप्टर में। बस अब फोड़ देना है इस बार, है ना। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय गाइस।